से मटर बड़ी होनी शुरू हो जाए, खरपतवार नाशियों का प्रयोग ना करें या कम करें तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि उसका मानव स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि कितने दिन बाद उसको कोई इंसान खाएगा। किसी कीटनाशी या खरपतवारनाशी जब प्रयोग करते हैं उस समय कोई फली वली होती नहीं है तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो दलहनी फसलों के लिए सारे खरपतवारनाशियों का प्रयोग नहीं, कुछ खास है, पुराने बहुत अच्छे चलते थे तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है। उर्वरक का प्रयोग कैसे करते हैं हम? ठीक, उर्वरक की तो बात रहेगी। 20 से लेके 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करते हैं हम, प्रति हेक्टेयर। और इसको बोलते हैं हम एक शब्द स्टार्टर डोज। क्या बोलते हैं? स्टार्टर डोज। फास्फोरस कितनी दी जाएगी जो बच्चे इधर बैठे हैं ये बताएंगे, और पोटास कितनी दी जाएगी जो बच्चे इधर बैठे हैं वो बताएंगे। ठीक, तो इधर वाले बच्चे फास्फोरस की मात्रा बताइए, इधर वाले बच्चे पोटास की मात्रा बताइए। फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें क्या देना है? फास्फोरस। और पोटास कितना देना है? 40 से, वेरी गुड, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास। और भी कोई पोषक तत्व दिया जाएगा इसके अलावा? इसके अतिरिक्त क्या और भी किसी पोषक तत्व की जरूरत है? जिंक देते हैं, चलिए जिंक कितना देते हैं हम बताएं। अगर बरसात की ऋतु में, खरीफ ऋतु में कोई ऐसी फसल उगाई थी जिसमें जिंक नहीं दिया था, तब आप जिंक का प्रयोग जरूर करें। और यदि बरसात में कोई ऐसी फसल उगाई है उस खेत में जिसमें जिंक का प्रयोग किया गया था, तो आप जिंक का प्रयोग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कैल्शियम का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि कैल्शियम फली बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। बोरॉन बहुत आवश्यक है पॉलिनेशन के लिए, परागण की क्रिया के लिए, बीज बनने के लिए, बीज सेट होने के लिए। तो लगभग 2 किलोग्राम बोरॉन, ठीक, और 20 से लेके 25 किलोग्राम कैल्शियम। कैल्शियम को कैसे? चूने जो होता पीसा हुआ चूना भी मिलता है, उसको मिट्टी में मिला खेत में डाल देते हैं। या मान लीजिए आपने फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया, सिंगल सुपर, तो उसमें कैल्शियम भी है, उसमें सल्फर भी है, उसमें फास्फोरस भी है, तीनों चीज हो जाएंगी। इसीलिए दलहनी और तिलहनी फसलों में फास्फोरस को देने के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है सिंगल सुपर। किन फसलों में? दलहनी और तिलहनी फसलों में। कोई सी दलहनी, कोई सी तिलहनी। अगर आपको डीएपी, एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट तीनों उपलब्ध हैं तो आपको चुनना चाहिए सिंगल सुपर, ठीक है। आप एक खेत के आधे हिस्से में सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, उसी खेत के आधे हिस्से में आप डीएपी डाल दीजिए और दूसरे खेत में आप एनपीके डालिए। फसल एक ही है, सब काम बराबर कीजिए, आपको पैदावार में अंतर दिखेगा। शुरुआत में डीएपी वाली बहुत अच्छी होगी, शुरुआत में, बीच में आते आते एनपीके वाली बहुत अच्छी होगी, लेकिन अंत में सबसे अच्छी सिंगल सुपर फास्फेट निकलेगी। शुरुआत में वो दबी दिखाई देगी, लेकिन आखिर में सबसे अच्छी वही होगी, ठीक है। तो इतना ये सारे के सारे उर्वरक कब देने चाहिए हमको? बुवाई के
वेरी गुड, बुवाई के समय। तो इसको हम क्या बोलते हैं बुवाई के समय को? बेसल ड्रेसिंग। वेरी गुड, किसने बोला ये बात? नाम बताएं अपना। तरुण सिंह, वेरी गुड। बेसल ड्रेसिंग के रूप में हम इसको बोते हैं, इस फसल को, मतलब इन उर्वरकों को, कि बुवाई के समय हम खेत में इसका प्रयोग करते हैं। बात खत्म हो गई। अब इसको एक शब्द रहा था स्टार्टर डोज। स्टार्टर डोज क्यों कहते हैं इसको? इसको स्टार्टर डोज इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में राइजोबियम कल्चर अपना प्रभाव शुरू करे। जब तक तो फसल को कुछ नाइट्रोजन चाहिए, तब तक चाहिए नहीं, तो हम फसल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर डोज देते कि वो वृद्धि और विकास शुरुआत हो और बाद में राइजोबियम सप्लाई करनी शुरू कर दे। तो स्टार्टर तो शुरू में ही काम करता है। मोटर होते हैं ट्यूबवेल में, स्टार्टर कब काम यूज होता है? स्टार्ट करने के लिए। तो यही स्टार्टर डोज फसल को शुरुआती खुराक है, स्टार्ट करने की खुराक है। डोज का मतलब खुराक, स्टार्टर का मतलब शुरुआत करने वाली। तो ये फसल को शुरू में मोमेंटम देती है, वृद्धि एवं विकास तेजी से प्रारंभ करती है और उसके बाद राइजोबियम कल्चर अपना प्रभाव शुरू कर देता। यहाँ तक सारी बात बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसमें कौन कौन से कीट लगते, बताइए अच्छा कौन से कीट लगते हैं? आपके गांव में आपने देखा मटर को, बताइए कौन से कीट लगते हैं? बताएं कौन कौन से कीट लगते हैं भैया? तना, वेरी गुड, और फली छेदक। सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट भी यही है, सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट यही है जो फल छेदक है ना। फ्रूट बोरर है, पोड बोरर। फली होती है उसमें, फली को बोलते हैं पोड, और उसमें छेद करने वाला बोरर, फली छेदक। फली छेदक क्या हुआ? फली छेदक, पोड बोरर। कैसे हानि पहुंचाता है? काट के खाता है, फली में छेद करता है और फली के अंदर जो बीज बन रहा होता है उसको खाता रहता है और अंदर अंदर खाता रहता है। खाने के बाद अपना मल पदार्थ वहीं छोड़ता रहता है। और जब कभी आप फली को देखते हो तो उसमें 3-4 दाने खाए हुए होते हैं और एक आध बचा होता है, और उसके अंदर एक गिंडार सूंडी होती है। सूंडी का रंग कैसा होता है? हरा, और उसमें एक तरफ उसका मुंह होता है, मुंह हरे के साथ साथ हल्का सा पीला और काला, पीला और काला सा रंग लिए हुए होता है। जैसे पीले में काला रंग मिलाया, इस तरह का जो रंग होता है वो उससे खाता रहता है और बड़ा होता रहता है। एक फली के बाद फिर दूसरी फली, दूसरी के बाद फिर, तो उससे बाजार में भाव भी कम मिलता है और फसल को नुकसान बहुत ज़्यादा होता। और कौन सा कीट लगता है बताएं? हैं? पत्ती लपेटक, लीफ फोल्डर होता है, और एक लीफ माइनर भी होता है। लीफ माइनर और एक लीफ फोल्डर कहाँ होता है इसमें? चलो थोड़ा सा लग जाता है कभी कभी ये भी। लीफ माइनर होता है, पत्ती में ऐसा लगता है सफ़ेद सफ़ेद सुरंग जैसी दिखाई दे रही हैं। पत्ती में देखें तो आड़ी टेढ़ी तिरछी धारियाँ सी दिखाई देती हैं और उतनी जगह में हरे रंग खत्म हो जाता है। देखा, सफ़ेद धारियाँ सी दिखाई देती हैं, तो वो उतनी जगह में पत्ती के क्लोरोफिल को खा लेता है और पत्ती बड़ी बेढंगी हो जाती है। अब जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा। जब प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो खाना कम बनेगा, खाना कम बनेगा तो पैदावार भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये
फलियों को कम करवाता है, या फली का आकार छोटा कराता है, या फली में दाने के आकार को छोटा करता है, या फली में दानों की संख्या कम हो जाएगी जब खाना ही कम बनेगा तो ये दो मेन कीट हैं और दोनों कीट एक ही दवाई से ठीक भी हो जाते हैं। इसका फोटो दिखाएं आपको। देखो लीफ माइनर तो इस तरह का होता है, इस तरह की पत्तियों में छेद होते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद धाबे धब्बे से दिख रहे हैं, ये पत्ती पूरी सफ़ेद धारी झारी सी दिख रही है ना, ये लीफ माइनर होता है। और बोरर कैसा होता है, ये देखो, ये फली के अंदर मटर है, इसमें यहाँ छेद है और इसके अंदर की स्थिति ये है कि यहाँ गिंडार है, ये खा रही है बीज को, है ना। ये हो गया पॉट बोरर। और एक और होता है, ये होती है स्टेम फ्लाई। उसमें इस तरह की पौधा इस तरह से हो जाता है, स्टेम फ्लाई है एक, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगती है लेकिन लगती है, इसकी भी गिंडारी हानि पहुंचाती है, इसकी भी गिंडार ही हानि पहुंचाती है बेटे, डैमेज करती है इसकी मैगेट। जब ये आप एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे बड़ी क्लास में जा कर के, तो आप कीड़े के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। किसी के छोटे पौधे रस चूसते हैं, कोई काट के खाता है ना, कोई चलता है काटते हुए, कोई चलता नहीं, एक ही जगह रहता लेकिन खाता रहता है। तो जो चल के खाते हैं वो गिंडार कह देते हैं आप लोग उनको, कैटरपिलर्स। लेकिन जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, जैसे आपने बरैया की छत्ते में देखे होंगे, वो मैगेट होते हैं। मैगेट वो एक ही जगह रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे लेकिन बड़े होते जाएंगे, तो ऐसे ही तो इसके मैगेट होते हैं। अब इनके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर लगे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, कीटनाशक स्प्रे करने के लगभग 15 दिन बाद तक आप फली की तोड़ाई ना करते हो, 12 से 15 दिन, तब तो आप इसका स्प्रे करें रसायन का, और नहीं तो स्प्रे ना करें। चूँकि आप तो स्प्रे करके ठीक कर लेंगे लेकिन खाने वाले को नुकसान होगा, ठीक है। तो जो मटर सब्जी के लिए हम उगाते हैं उसमें विशेष ध्यान रखें कि अगर स्प्रे करना हो तो फसल की तुड़ाई होने से 15 से 20 दिन पहले करें, तब ठीक है। तो कौन सा स्प्रे करते हैं, ट्राइजोफास, मोनोक्रोटोफास, वर्तमान में अभी ये बाज़ार में उपलब्ध हैं, ठीक। इनमें से किसी को लेते हैं और 1.5 ml दवाई, कितनी दवाई, 1.5 ml दवाई 1 लीटर पानी। अब जितने लीटर आपका पानी लगना है उतनी दवाई बढ़ा लीजिए आप, 1 से 1.5 ml दवाई। कीड़े की कितनी संख्या है खेत में पता चल जाता है, कम है तो थोड़ी जगह में स्प्रे करना, सारे में मत करिए, ठीक। बस बीमारी, कीड़े खत्म। अब बीमारी की बात करते हैं। बीमारी कौन कौन सी सबसे ज़्यादा लगती हैं। एक बीमारी बहुत खतरनाक है, 2 बीमारी, ठीक। एक अगैती मटर में ज़्यादा लगती है और एक पछैती मटर में ज़्यादा लगती है, ठीक है भाई। तो एक लिख देते हैं इधर, विल्ट, हिंदी में बोलते हैं उकठा, हैं, और दूसरी है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें सफ़ेद रंग का पूरे पौधे पे पाउडर जम जाता है, सफ़ेद से रंग का पूरे पौधे पे, फली पे, पौधे पे, पत्ती पे पाउडर जैसा लगता है। ये अगैती में बहुत लगती है और ये पछैती मटर में। ये किस में लगती है, अगैती या अर्ली, ये अर्ली में बहुत लगती है और ये लेट और मिड दोनों जो होती हैं, पछैती और मध्यम, ये इन 2 में लगती है, ठीक। तो पहचान क्या है, पहले विल्ट की बात कर लेते हैं। इससे पहले बात करें, हमें ये बताइए कि पौधों में जाइलम ऊतक क्या काम करता है।
खड़े होके बताइए, क्या काम करता है जाइलम? पत्तियों में पानी पहुंचाने का काम। मिट्टी से, जड़ से वो पानी अवशोषित होता है और उसके बाद वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। यही काम होता है। किसी को और सुधार करना है इसमें? किसी बच्चे को कुछ और सुधार करना है इसमें? नहीं। बताओ, सुधार करना हो तो बताइए। वेरी गुड। जाइलम ऊतकों का काम होता है कि जड़ों ने जितना पानी अवशोषित किया या पोषक तत्व अवशोषित किए, उनको पौधे के ऊपरी सभी भागों तक पहुंचाना। तो इस विल्ट में यही मामला सबसे ज़्यादा खराब होता है। इसमें एक फफूंदी होती, मिट्टी में ही होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। कई प्रजातियां हैं। फ्यूजेरियम याद रखिए, आप याद रखिए फ्यूजेरियम। ये मिट्टी में ही होती है एक फफूंदी, और ये फफूंदी क्या काम करती? जड़ों के अंदर होते हुए पौधे में पहुंच जाती है। जड़ों के अंदर से एंट्री होती है और पौधे के तने में पहुंच जाती है और जाइलम ऊतक को बंद कर देती है। जब इसकी बढ़वार होती है तो जो जाइलम ऊतक की पूरी जाइलम बेसल्स थी उसको चोक कर देती है, जिसकी वजह से जड़ पानी तो सोखती है लेकिन ऊपर नहीं भेज पाती। तो पौधा क्या होता है? पौधे में पानी नहीं जाएगा तो पौधा क्या होगा? मुरझाएगा। तो ये जब फूल आने वाले होते हैं पौधों में, मटर में जब फूल आने वाले होते हैं, उस अवस्था में आते आते पौधे अचानक मुरझाने लगते हैं और मुरझा करके सूख जाते हैं। किसान को समझ में नहीं आता कि कीड़ा भी कोई नहीं लगा है, बीमारी ऊपर से कुछ नहीं दिख रही है, हो क्या गया? तो ये विल्ट का प्रकोप है। ये इससे बचाव करना है तो उन खेतों में जिनमें मटर बोनी है, उनमें बरसात के दिनों में हरी खाद जरूर उगा लेनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। इसका कोई उपाय नहीं है। अगर ये खेत में आई तो इसका उपाय इसको उखाड़ना है, लेकिन इससे बचाव के रास्ते हम अपना सकते हैं। क्या रास्ते अपना सकते हैं वो सुन लीजिए। कि एक तो ऐसी वैरायटी उगाएं जिसमें बिल्ट ना लगती हो, ये तो सबसे पहला इलाज है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने वैरायटी चुनने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास फसल की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी बढ़ाने का ऑप्शन अवेलेबल है। हम 30 सेंटीमीटर की जगह उसको 40 सेंटीमीटर कर दें, 45 सेंटीमीटर कर दें, तो दूरी बढ़ाना ऑप्शन है एक। दूसरा, बुवाई करते समय बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं तो हम उसको 4 की जगह 5 सेंटीमीटर गहराई पे बो दें। अब इससे होगा क्या? मान लीजिए एक लाइन ये थी आपकी और दूसरी लाइन आपने 45 सेंटीमीटर पे बो दी। 45 सेंटीमीटर 1.5 फीट है ना। अब यहाँ जो पौधा जमेगा उसकी जड़ें इतनी दूर तो जाएंगी इधर, और ऐसे ऐसे मान लीजिए इसकी जड़ें यहाँ तक आएंगी, ऐसे ही तो होगी जड़ें। तो जड़ें आपस में मिलेंगी ही नहीं। अगर मान लीजिए इस पौधे में विल्ट हो गई तो इस पौधा तो बचा रहेगा ये। तो हम लाइन से लाइन की थोड़ी दूरी बढ़ा दें और पौधे से पौधे की भी थोड़ी सी दूरी, तो जड़ से जड़ पे पहुंचेगी नहीं। एक रास्ता हो गया बंद। अब दूसरा रास्ता क्या? कि जो फ्यूजेरियम फफूंदी है ये मिट्टी की ऊपरी सतह में ज़्यादा रहती है। कहाँ ज़्यादा रहती है? ऊपरी सतह में। अब हमने बीज बोया जाता यहाँ, हमने बो दिया बीज थोड़ा सा यहाँ 2 सेंटीमीटर नीचे कर दिया और पटेला हल्का लगाया जिससे बीज के ऊपर ज़्यादा मिट्टी ना जाए। भाई ये तो आपके हाथ में कि आप कितना गहरा बोए और उसको कितना दबाए मिट्टी में। आपने पटेला हल्का लगाया लेकिन बुआई गहराई में कर दी। अब मान लीजिए आपने बीज यहाँ बोया है, फफूंदी यहाँ लगती मेनली इस वाले हिस्से में। फफूंदी ज़्यादा कहाँ थी? यहाँ थी। आपने बीज बोए यहाँ। अब इसमें से जब जड़ बनेंगी तो ये नीचे ही तो बनेंगी है। फफूंदी थी ऊपर, जड़ बनी नीचे, तो कुछ बचाव हुआ? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? और ये सब बिना पैसे के हैं। ये सब कैसे हैं? बगैर पैसे वाले।
थोड़ी सी लाइन की दूरी बढ़ा दीजिए, बीज की बुवाई की थोड़ी गहराई बढ़ा दीजिए, बस इलाज हो गया। और हो जाए तो फिर उखाड़ के गड्ढे में दबा दीजिए। अगर विल्ट हो जाए तो फिर कोई इलाज नहीं है, उसको उखाड़िए और गड्ढे में दबाइए या जलाइए, खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये फफूंदी मिट्टी में होती है और मिट्टी ही ठीक करेगी इसको। वेरी गुड। तो विल्ट समझ में आ गई। अब दूसरी बीमारी की बात कर लेते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू क्या काम करती है? ये पछेती में ज़्यादा होती है। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, जब तापक्रम बढ़ना शुरू होता है, यानी कि जनवरी से बाद में, जनवरी में बहुत ठंड और फरवरी में बढ़ना शुरू होता टेम्परेचर, तो बस इसी समय सबसे ज़्यादा ये फफूंदी जनित है। ये भी फफूंदी जनित है। ये आती है और पूरे पौधे पे सफ़ेद पाउडर जैसा छा जाता है। और सफ़ेद पाउडर छा जाने से क्या होता, फली के अंदर तक, फली के अंदर भी दाने सफ़ेद हो जाते हैं पूरे। तो इसका प्रकोप बहुत घातक होता है, लेकिन इलाज बड़ा आसान है। सल्फर, कौन सी? घुलनशील सल्फर, घुलनशील गंधक, घुलनशील गंधक लीजिए और पूरे खेत को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, यानी कि धुलाई कर दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। 2 बार कर दीजिए, 8-8 दिन के अंतर पे फसल बिल्कुल बढ़िया। और ये ज़रूर आती है जब कम से टेम्परेचर बढ़ता है और बारिश हो जाए, उस समय ज़रूर आएगी। मतलब टेम्परेचर कम से बढ़ने की तरफ को हो और बारिश आ जाए हल्की सी। मटर में कुछ और सवाल किसी का है तो बताएं। किसी बच्चे का कोई चीज़ ऐसी जो पूछना चाह रहा है और वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, तो बता दें आप। बताएं बेटे, और नहीं तो आज की क्लास ख़त्म बस। थैंक यू। बताओ। हैं? सिंचाई, वेरी गुड। कि मटर में सिंचाई कब करें? सिंचाई जब करनी चाहिए जब मिट्टी और पौधा दोनों फसल सिंचाई की मांग कर रहे हों, अर्थात मिट्टी सूखी हो और पौधे को हमें लगता है कि मुरझानपन, पानी की ज़रूरत है और हम नहीं देते। ये तो हो गई एक बात। लेकिन क्रांतिक अवस्थाएं भी होती हैं। क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं मटर में। वो कौन सी होती हैं? कि पुष्प कलिका बनने से पहले, पुष्प कलिका बनने से, यानी कि जब फूल बनना शुरू हो रहा हो उस समय आप हल्की सिंचाई कर दें तो फूल अच्छा बनेगा। और फिर जब फूल बनना ख़त्म हो जाए और फली में बढ़वार होनी शुरू हो, एक वो अवस्था, यानी कि पोड डेवलपमेंट, फली का विकास होना शुरू हो, उस समय सिंचाई करनी बहुत ज़रूरी है अगर खेत में आवश्यक। क्योंकि कई बार ना जाड़ों में बरसात हो जाती है तो मटर के लिए पर्याप्त पानी हो जाता है, लेकिन अगर कोई बारिश ना हो तो फिर इस अवस्था में सिंचाई ज़रूर कर देनी चाहिए। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ठीक, धन्यवाद आप सभी का। और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब बच्चे चैनल सब्सक्राइब करें। बताएं। उपज पूछना एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन